प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एसएसटी का जो न्यू मॉडल पेपर है सेट 1, इसका मैं फुल सॉल्यूशन अभी आप लोगों को कराने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि 2024 में जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा, कुछ ही दिन बचा हुआ है। उस एग्जाम में काफ़ी सारा प्रश्न जो है आप लोगों को इस वीडियो से देखने को मिलेगा और इस मॉडल पेपर से देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को लिखना है और हर एक आंसर को अच्छे से याद करके रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एकदम अच्छे तरीके से इसे याद करके रखिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर 10 क्लास का बता दीजिए, एसएसटी का बता दीजिए, सोशल साइंस का बता दीजिए। इसीलिए आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस का बिल्कुल भी मॉडल पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, इनसे पहले बहुत सारा वीडियो अपलोड है, आप लोग मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत वीडियो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने रहें। ठीक है, तो यहाँ जो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो देखिए, राष्ट्रवाद में अगर कहा जाए कि भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जो जनता होती है किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो देखिए समान संस्कृति से जुड़ा हुआ रहता है, समान इतिहास में जुड़ा हुआ रहता है, भाषा और लोक परंपरा में जुड़ा हुआ रहता है। मतलब इनमें से सब इसका बिल्कुल भी राइट आंसर है। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। दूसरा नंबर का प्रश्न जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कहाँ के चांसलर थे, तो प्रसा के चांसलर थे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। देखिए तीसरा नंबर का जो प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इसका राइट आंसर होगा बरदौली आंदोलन। ठीक है, जो बी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जो यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते भी होंगे कि साइमन कमीशन जो भारत आया था किसके लिए और क्यों आया था। तो देखिए भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था चल रही थी उसका जो कार्यशैली था उसका अध्ययन करने के लिए, उसका अवलोकन करने के लिए, देखने के लिए कि किस तरीके का वहाँ पर कार्यशैली चल रहा है, बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला जो प्रश्न है 5 नंबर का कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। देखिए प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार चल रहा था। ठीक है, एशिया और यूरोप का व्यापार चल रहा था, तो उस जो मार्ग में, उस मार्ग का नाम क्या है, तो उसका जो नाम है ना उसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 6 नंबर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। देखिए गाड़ियों के उत्पादन के लिए जो असेंबली लाइन होता है, ठीक है, तो अमेरिका में सबसे पहले किसने किया है, तो याद रखना है आप लोगों को हेनरी फोर्ड ने। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही उत्तर होगा। देखिए 7 नंबर का जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन किया गया है। ठीक है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन किया गया है, तो देखिए किसका महिमा मंडन किया गया है, तो संगीत का। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि दिया है या फिर वृद्धि किया है। स्पिनिंग जेनी मशीन से किसका वृद्धि हुआ है, कौन चीज़ में, तो देख लीजिए कताई के काम में उनका
प्रयोग हुआ था और कताई वाला में जो काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें वृद्धि हुआ था स्पिनिंग जेनी मशीन के जरिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर होगा। आगे आप लोग देख लीजिए, जो यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लगाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम वीवीआई है, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था, तो याद रखना है पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले जो है ना प्रिंटिंग प्रेस का जो मतलब लगाया गया था भारत में, तो पुर्तगालियों के द्वारा ही लगाया गया था। आगे देख सकते हैं, जो 10 नंबर का प्रश्न है कि गेली क्या है। गेली क्या है, तो याद रखना है धातुई फ्रेम होता है ग्लेई। ठीक है, यानी कि गेली इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो गेली का मतलब क्या होता है, धातुई फ्रेम होता है। आगे देख लीजिए, यहाँ जो 11 नंबर का प्रश्न है थोड़ा बड़ा है, लेकिन अच्छे से सुनिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि सरकार के विभिन्न अंगों, ठीक है, यदि सरकार के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका, ठीक है, तो इस सब के बीच में सत्ता का बंटवारा रहता है, तो उसे सत्ता का आखिर कौन से वितरण कहा जाता है, मतलब इस तरीके का जो बंटवारा होता है उसे हम लोग किस तरीके का बंटवारा के नाम से उसे हम लोग जान सकते हैं। तो देख लीजिए, उसे जो है ना क्षैतिज कहा जा सकता है। क्या, क्षैतिज कहा जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखिए, जो यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संघ में इस समय कितना राज्य है और कितनी जो है ना संघीय क्षेत्र है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप सभी को मालूम है कितना होगा, तो देखिए 28 राज्य होगा और 8 संघीय प्रदेश होगा। ठीक है, मतलब यहाँ जो बी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखिए, जो 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। देखिए, मेक्सिको ओलंपिक की कहानी कौन से आंदोलन से संबंधित है, तो याद रखना है अश्वेत शक्ति आंदोलन, मतलब इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए, जो 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के द्वारा जो है ना, संविधान के मतलब द्वारा जो है ना, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के तहत में अस्पृश्यता को बिल्कुल भी खत्म कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। ठीक है, ये बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, आप लोग एकदम अच्छे से याद करके रख लीजिए। ठीक है, देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 15 नंबर का कि बामसेफ निम्न में किसका संगठन है। तो देखिए, बामसेफ जो है ना, ये सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है जिसे हम लोग बामसेफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही उत्तर होगा। देखिए, 16 नंबर का जो प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। भारत में जो राजनीतिक दल होता है उसको मान्यता कौन देता है, तो याद रखना है चुनाव आयोग देता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है, आप लोग याद करके रख लें। देखिए, 17 नंबर का जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 17 नंबर का कि लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है, तो याद रखना है लोकतांत्रिक सरकार जो होगा मतलब उत्तरदायी सरकार भी उसे हम लोग बोल सकते हैं, जिम्मेदार सरकार भी उसे कहा जा सकता है, वैध सरकार भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब इनमें से सब जो है ना इसका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सब इसका करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, जो 18 नंबर का प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद करके रख लें। देखिए, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सबसे श्रेष्ठतम है। ठीक है, सबसे सर्वोत्तम है, सबसे श्रेष्ठतम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना सूचना का अधिकार होगा। ठीक है, सूचना का अधिकार जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अब 19 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित किया गया है। तो देखिए, किस में होगा, तो पंचायती राज में बिल्कुल भी महिलाओं के लिए सीट मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा सी ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है। ठीक है,
अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो 20 नंबर का प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मतलब चला था कि नर्मदा बचाओ, ठीक है, क्योंकि गंदा हो रहा था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व आखिर किसने किया है, तो याद रखना है मेघा पाटेकर ने किया है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। और यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर है ना आप लोगों को जवाब देना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर काली मृदा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। तो राजस्थान में काली मृदा नहीं न होगा, वहाँ तो सिर्फ रेत ही रेत है, तो वहाँ काली मृदा कहाँ से होगा, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को डी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखिए जो 23 नंबर का प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि देखिए भारत में जो जैव विविधता को कम करने वाला जो कारक होता है वन जीव के आवास का विनाश भी होगा, और वन्य जीव को मारना या फिर उसका शिकार करना भी होगा, और पर्यावरणीय प्रदूषण का जो दावानल होता है ये बिल्कुल भी करेक्ट है। याद रखना है तीनों का तीनों पॉइंट जो है एकदम सही उत्तर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो 24 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि बहु उद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। तो देखिए बहु उद्देशीय जो परियोजना है उससे काफ़ी सारा लाभ लोगों को अभी मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना उपरोक्त सभी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बाढ़ पर नियंत्रण, ठीक है, सिंचाई की सुविधा और जल विद्युत उत्पादन। क्योंकि देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का जो लाभ होगा ये हर एक चीज़ में लोगों को अभी मिल रहा है, इसीलिए इनमें से सब इसका सही उत्तर होगा। 25 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैसी फसल है। तो देखिए आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसका राइट आंसर होगा रोपण फसल है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है, ठीक है। 25 नंबर का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देख लीजिए जो 26 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस ऋतु में की जाती है। कौन से ऋतु में होगा धान की फसल। तो देखिए धान की सबसे अच्छी जो फसल है कौन से महीना में होता है और कैसी ऋतु में होगा, आप लोग नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा खरीफ फसल या फिर खरीफ ऋतु बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए जो 27 का प्रश्न है कि निम्नांकित जो कोयला के खान है तो झारखंड में कौन से राज्य में शामिल है। मतलब देखिए कि कोयले की खानों में से कौन सा झारखंड राज्य में बिल्कुल भी शामिल है। तो याद रखना है 27 नंबर का यहाँ पर बोकारो जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए झारखंड के अंदर में ही तो बोकारो है ना, इसीलिए बोकारो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। तो देखिए आधारभूत उद्योग कौन वाला होगा, लोहा इस्पात उद्योग होता है, ठीक है। आधारभूत उसी को कहा जाता है लोहा इस्पात उद्योग। तो 28 नंबर का बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर 29 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि कारखानों के द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल जो है दूषित हो जाता है। मतलब कल कारखानों से जो गंदा पानी जो निकलता है तो उससे कितना जल खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है कई गुना। तो आप लोग जानते हैं बहुत सारा जो है ना पानी गंदा इसी के कारण से हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर देख लीजिए कितना गुना गंदा होता है, तो 8 गुना, ठीक है। 8 गुना जो है पानी बिल्कुल भी गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए जो 30 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट है। आप लोग लिख करके
रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो 31 नंबर का प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है, तो कौन से आधार पर होगा? स्वास्थ्य के आधार पर होगा, शिक्षा के आधार पर होगा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होगा। मतलब इनमें से सब जो ऑप्शन है एकदम सही है, तो आप लोग याद करिए और लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो 32 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है, तो भावी पीढ़ी के कल्याण को कौन परिभाषित करता है? तो धारणीय विकास, मतलब सी ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए जो 33 नंबर का प्रश्न है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती है, तो सलमा कौन से क्षेत्र में गतिविधि में संलग्न है, मतलब कौन से क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक, द्वितीय, असंगठित या फिर संगठित में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना संगठित में आएगा। किस में आएगा? संगठित में आएगा, ठीक है। क्योंकि सलमा जो है एक सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती है, तो सलमा जो है ना देखिए उसका कोई हाँ, क्योंकि देखिए उसके लिए जो है ना परमानेंट के लिए जॉब है, और जो परमानेंट वाला जॉब, लेकिन हाँ कभी कभी उनको सरकारी छुट्टी भी मिलता है, इसलिए संगठित में आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए जो 34 नंबर का प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियाँ जो है वो शामिल है, तो याद रखना है परिवहन, संचार और बैंकिंग, यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 35 नंबर का प्रश्न याद करके रख लीजिएगा कि निम्न में कौन से वस्तु विनिमय का उदाहरण है, तो देखिए वस्तु विनिमय का उदाहरण कौन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा कि एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ये तो बिल्कुल भी वस्तु विनिमय का जैसा हो गया, ठीक है। तो याद रखना है इसका ए ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए जो 36 नंबर का प्रश्न है कि व्यापारिक बैंक के कौन कौन से काम होते हैं, तो व्यापारिक बैंक के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि साख निर्माण का काम, ऋण देने का काम और जो पैसा जमा करता है तो उसका स्वीकार करना भी, मतलब इनमें से सब इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर आगे देखिए जो 37 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, तो कैसा होता है? कैसा होता है? तो याद रखना है एक से अधिक होता है, मतलब इसका सी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न है कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोर्ड मोटर जो है कौन से देश की कंपनी है, तो याद रखना है अमेरिका देश की, मतलब ये भी सी ऑप्शन एकदम सही है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो 39 नंबर का प्रश्न है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्राथमिक चिन्ह है, तो यहाँ पर देख लीजिए आभूषण जो है ना, आभूषण में हॉलमार्क लगा हुआ रहता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए 40 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखना है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, हर एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को देखिए 40 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया हूँ, और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को एग्जाम में, परीक्षा में 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को आंसर शीट में लिखना पड़ेगा अब आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करके रख लीजिएगा, आंसर में जो आंसर है आंसर को भी आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।